नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। तो आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब जारी है। और मंथन इस बात पर हो रहा है कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा जोन एडीजी राजीव कृष्ण। उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद जी। सबसे पहले जो हम सवाल ये जानना चाहते हैं कि कोरोना इस काल में सबसे ज़्यादा लोग भयभीत हैं घर से बाहर निकलने को लेकर या महामारी को लेकर। बहुत लोगों की मौतें हुई हैं। लोगों को बचाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? जैसा कि आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और जी ऑफिस के निर्देशन में एक बृहद कार्य योजना बनाई गई है और सभी स्तरों पर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जी। इसके कई आयाम हैं इसके, जिसमें मास्क एनफोर्समेंट एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस एनफोर्समेंट में मास्क का एनफोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट, कोविड कर्फ्यू का एनफोर्समेंट और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनका एनफोर्समेंट पुलिस के माध्यम से कराया जा रहा है। और साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को इसके लिए एजुकेट किया जा रहा है, जिससे कि लोग अधिकतर लोगों को जानकारी भी है इस चीज़ की, कभी कभी लापरवाहीवश वो इसका पालन नहीं करते हैं। तो वहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण के साथ इसका प्रभावी एनफोर्समेंट कराया जाता है और जिससे कि इसका कोविड का जो प्रसार है उसको रोका जी। जा सके, उसको उसको चेक किया जा सके। बिल्कुल। आगरा की जहां तक बात कर ली जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है आगरा। आगरा में टूरिस्ट प्लेस को लेकर औद्योगिक क्षेत्र भी है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू में काफ़ी दिक्कतें आई होगी प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने। इस जिम्मेदारी को आपने कैसे निर्वहन कर रहे हैं? आगरा एक बड़ा शहर है और अगर पूरे जोन की बात की जाए तो उसमें आगरा के अतिरिक्त अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद जैसे और भी बड़े अन्य शहर हैं। जी। बड़े शहर के अपने अन्य चैलेंजेस हैं, छोटे शहर जैसे कासगंज का, मैनपुरी का, हाथरस का, इनके अपने अलग चैलेंजेस हैं। बट मुख्यतः दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्यवाही की योजना बनाई गई और कार्यवाही को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें सबसे पहले लोगों में इस बात की जागरूकता हो और साथ ही मानवीय दृष्टिकोण के साथ में इसका इन्फोर्समेंट कराया जाए। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नागरिक किसी विशेष कार्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अपने मरीजों को दिखाने के लिए या कोई ऐसे ही किसी कार्य के लिए जा रहा है, तो उसके लिए हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मियों को ये निर्देश हैं कि उनको उससे इस एनफोर्समेंट से अवगत कराते हुए, इस कंटेनमेंट से अवगत कराते हुए उनको जाने दिया जाए। तो ये सभी चैलेंजेस तो नेचुरली आते हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है, जी। तो स्वयं भी अपने आप का सावधान रखते हुए, स्वयं भी अपना बचाव करते हुए, खुद मास्क और वैक्सीनेशन के बाद इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसका एक बड़ा प्रभावी आउटकम रहा है। और यही कारण है कि पूरे जोन में, दोनों मंडलों में, अलीगढ़ में और आगरा में और आगरा महानगर में भी काफी हद तक इसका संक्रमण रुका है। जी। बिल्कुल। एक एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी और उसमें देखने को यह मिल रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासन की तरफ से, यानी कि अगर किसी को जानकारी मिल जाए कि इस गांव में कोरोना केसेस हैं या फिर बाहर से लोग आए हुए हैं, तो 5 मिनट के भीतर पुलिस वहां पर पहुंचती थी और बड़ी ही सख्ती के साथ उस फेज को हम लोग निपट लिए, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन दूसरी लहर में आखिरकार चूक हो गई या फिर दिक्कत आ गई या फिर हम समझ नहीं पाए कि इस चीज़ों को हम समझ नहीं पाए और ये जो लहर है, यानी कि ये जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वो लगातार फैलती गई। क्या कारण रहा? इसको आप बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें, इसको आप प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें। जी। पिछली बार जो कोरोना का वेरिएंट था उसमें एरोसोल्स की वजह से कोरोना फैल रहा था और पिछली बार के चैलेंजेस डिफरेंट थे। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि शुरुआत में बहुत ही कम संख्या में कोरोना के मरीज संक्रमित हुए थे और उसके बाद तत्काल बाद जब वो देशव्यापी लॉकडाउन हुआ और देशव्यापी लॉकडाउन जब खोला गया तो बहुत अधिक संख्या में जो प्रवासी
प्रदेशवासी थे वो देश के विभिन्न कोनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए। जी। तो वो एक डिफरेंट टाइप का चैलेंज था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का वहां पर उस टाइम जो स्ट्रेन था वो डिफरेंट टाइप का था। इस बार जो कोरोना का स्ट्रेन आ रहा है, जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी जानकारी की होगी इस चीज जी। की। इस बार वो हवा के माध्यम से काफी दूर तक फैल रहा है। वो एरोसोल के माध्यम से नहीं है, इट इज एयरबोर्न। तो इसका वेक्टर चेंज हो गया है। तो नेचुरली किसी भी एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद उसके अपने परिवार में और आसपास के क्षेत्र में बाकी लोगों के संक्रमण होने की संभावना अधिक है इस प्रकार के जो कोरोना का जो स्ट्रेन है। तो एक मुख्य कारण यही रहा कि इसी कारण से बहुत तेजी से फैला। और जब इस पर बाकी जो जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई, जी। इन बातों के चलते हुए जब इस पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई तो उसी तेजी के साथ ही कम भी हुआ। जी। एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बार सख्ती भी काफ़ी थी, यानी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। लोग बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हर जिलों से केसेस आ ही रहे हैं। जरूर केस में कमी थोड़ी आई है, लेकिन आ रहे हैं केस। अभी भी लोगों की जो मृतकों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। सवाल ये उठता है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग थे जो धड़ल्ले से कालाबाजारी में सक्रिय थे, और हम बिल्कुल ही लाचार और बेबस थे। नहीं, आपका ये कहना मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जी। एनफोर्समेंट का जो दूसरा केंद्र बिंदु था वो इसी कालाबाजारी और होर्डिंग के एनफोर्समेंट को लेकर ही था। जो इसका पहला केंद्र बिंदु था वो सोसाइटी में और क्षेत्र में मास्क के एनफोर्समेंट और सोशल डिस्टेंसिंग के एनफोर्समेंट और कंटेनमेंट जोन के एनफोर्समेंट को लेकर था। वहीं दूसरी ओर इसका जो जो दूसरा आयाम था वो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग और हॉस्पिटल्स में जो अधिकाधिक जो शासन द्वारा निर्धारित दरें हैं जी। उन दरों से अधिक मात्रा में अधिक पैसा वसूलने को लेकर, शिकायतों को लेकर के था। तो इन इन तीनों बातों के ऊपर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। और शुरुआत में जब लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ी और ऑक्सीजन की, खास तौर से रेमडेसिविर की और बाकी जो महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाएं थीं, तो उस समय तुरंत शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इसके लिए एक व्यवस्थाएं बनाई गई। और आपने देखा होगा कि विद इन 5-6 डेज जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, जो दवाओं की किल्लत थी, वो काफी हद तक दूर हुई। जी। तो इस दौरान डेफिनेटली कुछ लोगों ने, समाज के ही कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिनको मतलब बिल्कुल। उन्होंने इस मर्ज का, इस स्थिति का फायदा उठाया या उठाने की प्रयास किया, तो उन्होंने इसको, इसकी होर्डिंग करने का या ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास किया। परंतु इस पर भी बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की गई बिल्कुल, और ये अब जो ये जी। खत्म हो गई। जी, ये जो चेन है, हम सर जानना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो कुछ ऐसे लोग जो सक्रिय हो जाते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं। ये एक कहावत है, इसलिए हम भी इसको जिक्र कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चूक कहाँ रह जाती है। लखनऊ से लेकर कोई भी ऐसा ज़िला नहीं, कोई भी ऐसा अस्पताल के बाहर ऐसे लोग नहीं, और हमको लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 10 हज़ार से ज़्यादा लोग जो ठगाए गए, पैसे दे दिए, यानी कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर या रेमडेसिविर को लेकर या बेड को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठगे गए हैं और फिर भी उनको बेड उपलब्ध नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि ये कहाँ से ये रैकेट शुरू होता है और पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती है ताकि इसका जड़ ही खत्म हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जो, जहां तक ये रैकेट की बात है, ये इंडिविजुअल्स किसी भी समाज में हर जगह पर इस प्रकार के होते हैं जो कि आपदा के दौरान निगेटिव सेंस में अवसर तलाशने का प्रयास करते हैं। जी। और ये एक अनफॉर्चुनेट स्थिति है, परंतु प्रत्येक समाज में, प्रत्येक सोसाइटी में इस प्रकार के लोग होते हैं। और जैसे ही इन लोगों के बारे में शिकायतें मिलती हैं या इस प्रकार की बात थोड़ा सा आम होनी शुरू होती है, तो तत्काल जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो इसमें कार्रवाई करती हैं। जी। आप मानते हैं कि इस प्रकार की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो जब अचानक डिमांड बहुत ज्यादा किसी चीज की बढ़ जाती है तो उसमें इस तरह के लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। और इनके सक्रिय होने के बाद ही एनफोर्समेंट की एजेंसीज भी सक्रिय हो सकती हैं। जी। तो इसलिए जैसे ही इस प्रकार के लोग, इन्होंने अपना सर उठाना शुरू किया,
हमारी एनफोर्समेंट विंग्स ने, हमारे पुलिस ने, बाकी भी जो एनफोर्समेंट विंग्स हैं, उन्होंने तत्काल इस पर कड़ी कार्रवाई की और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इस प्रकार की कालाबाजारी, इस प्रकार की होर्डिंग, इस पर न केवल प्रभावी ढंग से लगाम लगी, जी बल्कि लोगों को सुविधाएं मुहैया होने लगी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि कोरोना काल में आपका भी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, आपके पुलिसकर्मी जो लगातार मोर्चे पर काम कर रहे हैं और वो साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन इस बीच ये ज़रूरी है कि चूंकि लोगों को समझाना है, जागरूक करना है, उन्हें कहना है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कई जगहों से ये शिकायत मिली कि वो सख्ती बहुत ज़्यादा की गई और लोग नाराज़गी देखने को मिली। इसे लेकर कोई पहल हो रही है? मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई हुई, जी उसमें मानवीयता और मानवीय दृष्टिकोण को आगे रखते हुए ही ये कार्रवाई की गई। जहां पर भी इस प्रकार के व्यक्ति मिले जो बिना किसी कारण, अकारण कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन कर रहे थे, या मास्क का उल्लंघन कर रहे थे, मास्किंग का उल्लंघन कर रहे थे, या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे, ऐसे अकारण उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 10-10 हजार रुपए तक के चालान भी किए गए हैं। जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास कोई एक वाजिब कारण है कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके साथ कोई पेशेंट हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, या कोई वाजिब कारण है, तो वहां पर हमारे अधिकारियों और कर्मियों ने भी काफी मानवीयता के साथ जी इस बात को एनफोर्स कराया है। जहां तक पुलिस के अपने संक्रमित होने या बचाव करने की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे आगरा जोन में लगभग फर्स्ट डोज का जो वैक्सीनेशन है वो जी 96% केसेस में हो गया है। 96% हमारे पर्सनल का हो गया है। और सेकंड जो वैक्सीनेशन है, बीइंग द फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस में, मेडिकल में, सफाई कर्मियों में, ये पहले शासन के द्वारा दिया गया था। तो सेकंड लाइन का जो वैक्सीनेशन है वो भी ऑलमोस्ट 70-75% जी लोगों का हो गया। जी तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया है, हमारे कर्मियों में कॉन्फिडेंस आया है, जी वो खुद मास्क बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं लगाकर अपना कि जी निर्धारित करते हैं जी चलिए, और इसको एनफोर्स कराते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग तो सुरक्षित हो ही रहे हैं और आप लोग पूरा प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कार्य कर रहे हैं वो भी सब सेफ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।